एक्चुअली इट्स अ हैक, आप या ये बोल सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा बेवकूफ़ भी बनाया उनको कि हेल्प करेगा आपको 2 कदम आगे रहने के लिए इन ऑनलाइन पोर्टल्स से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कार्स ट्रैवल एंड मोर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। टुडे इज़ द कोल्डेस्ट डे ऑफ दिस सीज़न सो फार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आप OLX ऑटोज़, Cars24 या स्पिनी पे अपनी गाड़ी को मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पे बेच सकते हैं। बिफोर कमिंग टू द कोर पॉइंट्स, आई मस्ट टेल यू दैट मैंने अपनी टाटा टियागो 52,000 किलोमीटर और लगभग 4.5 साल अपने पास रखने के बाद विद लेस देन 30% लॉस ऑफ वैल्यू पे बेची थी। आई केम इन वन ऑफ द वीडियो ऑफ DDS एंड रवि जी भी काफ़ी इम्प्रेस थे कि आपने अच्छी खासी प्राइस पे गाड़ी बेची है। तो मैंने गाड़ी 4,12,000 पे खरीदी थी। उसके बाद मुझे 12,000 इंश्योरेंस के और डिस्काउंट मिले थे एंड अल्टीमेटली मैंने गाड़ी सेल आउट करी थी 2,82,000 पे। एंड अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो दिस इज़ लेस देन 30% लॉस इन वैल्यू। दोस्तों, आजकल ये एक जनरल ट्रेंड बन चुका है कि Cars24, OLX ऑटो और स्पिनी पे लोग अपनी गाड़ियाँ बेचते हैं। स्पेशली मेट्रो सिटीज़ और Tier 1, Tier 2 सिटीज़ में भी लोग इन्हीं 3 पोर्टल्स पे मेनली अपनी गाड़ियाँ बेचना प्रेफर करते हैं। दोस्तों, इन तीनों पोर्टल्स पे आपको गाड़ियाँ बेचना काफ़ी कन्वीनियंट होता है, बट एट द सेम टाइम इनके पैरामीटर्स काफ़ी एग्जॉस्टिव और काफ़ी स्ट्रिंजेंट होते हैं। विद इन 1 आवर ये आपकी गाड़ी को 30 से 40 पैरामीटर्स पर टेस्ट करते हैं एंड इनके कंडीशंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं गाड़ी बेचने के। दे आर टाइम बाउंड, दे डोंट गिव यू मोर देन 2 to 3 आवर्स टू फाइनलाइज द प्राइस एंड आई मीन दे आर वेरी हार्ड टू नेगोशिएट। सो मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप अपनी गाड़ी की सेलिंग प्राइस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बिकॉज़ 2-3 पॉइंट्स मैं ऐसे शेयर करूँगा जिसके थ्रू आप इन कंपनीज और डीलर्स से 2 कदम आगे रह सकते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ कंडीशन ऑफ योर कार एंड गाड़ी की कंडीशन के लिए सबसे पहले अपीयरेंस ज़रूरी होती है एंड अपीयरेंस के लिए आपकी गाड़ी का पेंट क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो एक चीज़ जो मैंने की या आप कह सकते हैं नहीं की गाड़ी की पेंट क्वालिटी अच्छी रखने के लिए, वो ये कि मोस्टली सोसाइटीज़ में और काफ़ी जगहों में, कॉलोनीज़ में, ये कई लोग ऐसा करते हैं कि सुबह 7-8 बजे जो ये आपके कार के क्लीनर्स आते हैं एंड वो आपकी गाड़ी को साफ़ करके चले जाते हैं। वो काम मैंने नहीं करवाया। ऐसा इसलिए बिकॉज़ जो कपड़ा वो यूज़ करते हैं वो काफ़ी ख़राब क्वालिटी का होता है। सेम कपड़ा वो हर गाड़ी के लिए यूज़ करते हैं एंड जो पानी भी वो यूज़ करते हैं वो बिल्कुल गंदा होता है। तो इट एक्चुअली क्रिएट्स swirl मार्क्स ऑन योर कार एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर 3 साल 4 साल गुजर जाएं तो वो आपकी गाड़ी की पेंट क्वालिटी को ख़राब ही करता है। दूसरी चीज़ जो मैंने की अपनी गाड़ी की पेंट क्वालिटी को सही रखने के लिए वो ये कि मोस्टली मैंने वीकेंड्स पे गाड़ी खुद से वॉश किया एंड ये वॉश करने के लिए आपको कोई डिटर्जेंट या ऐसा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर एक कार शैम्पू की रिक्वायरमेंट होगी। ऑल्सो एटलीस्ट वंस इन अ मंथ मैंने अपनी गाड़ी को वैक्स कराया है एंड वैक्स भी वो मैंने खुद से घर पे किया है। इट मे नॉट बी पॉसिबल कि हर कोई वो वैक्स एप्लीकेशन खुद से करे, किसी के पास टाइम की शॉर्टेज हो सकती है या ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो बेस्ट यूज़ करे। जैसे मैंने मैगवायर ब्रांड का एक कार वैक्स यूज़ किया था, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बट अगेन हो सकता है कोई मैगवायर का ना भी यूज़ करे। Formula 1, कार्न्यूबा या टर्टल के वैक्स आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, और मैं ये कहूँगा कि ये एक्चुअली हेल्प करेगा आपको 2 कदम आगे रहने के लिए इन ऑनलाइन पोर्टल्स से, वो ये कि जब भी आप गाड़ी बेचने जाएं तो वो आपकी एक मशीन से गाड़ी का पेंट की थिकनेस मेज़र करते हैं एंड लगभग हमेशा ऐसा होता है कि जिनकी गाड़ियों पे डेंट या स्क्रैचेस होते हैं उनके बम्पर पोर्शन पे, तो वो फिर से बम्पर रीपेंट कराते हैं और जाके सेल करने के लिए पहुंच जाते हैं। वैसी कंडीशन में वो तुरंत जैसे ही डिवाइस लगाएंगे और आपकी गाड़ी की पेंट थिकनेस बता देता है कि बाकी बॉडी पार्ट्स के थिकनेस कुछ और है एंड बम्पर की थिकनेस ज़्यादा आ रही है। तो इसका हैक मैंने ये निकाला था कि जब भी मैं कभी गाड़ी को बाहर वैक्स कराने ले गया तो वैसे जगहों पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बम्पर पे, रियर और फ्रंट बम्पर पे
रबिंग कंपाउंड 2-3 बार लगा के इसको एक बार फिर से वैक्स करिए। तो उससे हुआ ये कि जो मैंने बम्पर रीपेंट कराया था उसकी पेंट की थिकनेस धीरे 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 करके उतनी ही हो गई जितनी बाकी के पैनल्स की थी। तो जब मेरी गाड़ी जब मैंने एक्चुअली सेल करने के लिए ले गया मेरी गाड़ी, तो उस पॉइंट पे जो मेरी थिकनेस थी बम्पर की वो बाकी बॉडी पार्ट्स के आसपास ही आई। तो उन्हें कोई शक ही नहीं हुआ। एंड एक्चुअली मेरी जो पेंट क्वालिटी पे उन्होंने रैंकिंग दी थी वो 9 आउट ऑफ 10 था। मैं ये फ़ोटोज़ लगा रहा हूँ एंड आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी पेंट क्वालिटी में कितनी उम्दा थी उस वक्त जब मैंने गाड़ी को सेल किया था। एक और चीज़ जिसने मुझे हेल्प किया गाड़ी की कंडीशन अच्छा रखने में वो थे टायर के ट्रेड पैटर्न्स। मैंने सेल करने से लगभग 7-8 हज़ार किलोमीटर पहले ही गाड़ी के टायर चेंज कराए थे एंड आप देख सकते हैं कि ट्रेड पैटर्न्स बिल्कुल नए थे। फर्दर बात करते हैं गाड़ी की कंडीशन की, तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी के सस्पेंशन में कोई लीकेज नहीं है, कहीं से कुछ भी बेंड नहीं है, कुछ एबनॉर्मल नहीं दिख रहा। और अगर आप इंजन बे एरिया भी देखेंगे तो वो भी बिल्कुल क्लीन है। इंजन एरिया में भी कहीं से कोई लीकेज आपको नहीं दिखेगी। एक बहुत ही छोटी सी चीज़ जो मैंने नोटिस की जब मैं गाड़ी सेल कर रहा था और मैं फ़ोटोज़ ले रहा था, तो मैंने बाद में देखी, वो ये कि आप ये देख सकते हैं ये रबर के बिडिंग पे थोड़ा सा मॉइस्चर कलेक्ट होके रह गया है। एंड ये मॉइस्चर आई एम नॉट श्योर कि ये पानी की वजह से है या ये एक्चुअली कहीं से ऑयल लीक हो रहा था। तो उसको छुपाने के लिए मैंने ये किया। एक्चुअली इट्स अ हैक, आप या ये बोल सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा बेवकूफ़ भी बनाया उनको। वो ये किया मैंने कि मैं तुरंत गाड़ी जहाँ मैं वॉश कराता था वहाँ ले गया, लिफ्ट से गाड़ी ऊपर उठवाई और वो जो रबर की बिडिंग थी उसको मैंने घुमा के पीछे वाले साइड पे कर दिया। तो जो भी ऑयल था वो उसको वापस से, अगर वो ऑयल लीक भी कर रहा था तो उसको वापस से डिपॉजिट होने में एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स फिर से लगते। तो मैंने उसका जो मॉइस्चर वाला पोर्शन था वो घुमा के पीछे कर दिया। एंड अगर कोई भी सामने फ्रंट से चेक करता तो उसको उस टाइम कोई भी मॉइस्चर कलेक्ट हुआ नहीं दिखता। एक और चीज़ जो मेरे फेवर में थी वो ये कि बाय गॉड ग्रेस मैंने आज तक कभी स्पेयर व्हील यूज़ ही नहीं किया था। तो स्पेयर व्हील पे भी वही डेट पड़ी थी जो मेरी गाड़ी की आरसी के मैन्युफैक्चरिंग के आसपास की थी। तो इससे भी उन्हें पता लग गया कि आज तक मतलब गाड़ी को बहुत ही अब्यूज़ नहीं किया गया है। ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी के स्पेयर व्हील्स को भी यूज़ करना पड़ा। गाड़ी की कंडीशन से रिलेटेड ये आखिरी पॉइंट है, बट आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वो ये कि आप हमेशा टाइम टू टाइम ग्रीस और WD-40 यूज़ करते रहिए। जितने भी जॉइंट्स हैं और मूविंग पार्ट्स हैं, जो भी आपको विजिबल हिंजेस मिले हैं, कहीं पे कोई नट बोल्ट अगर आपको दिख रहा है, विजिबल है, तो उस पे WD-40 और ग्रीस अगर यूज़ है तो आप ज़रूर करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि कभी कोई स्क्वीकिंग नॉइज़ नहीं आती। जब वो आपके पैनल्स को बार बार हिला के देखते हैं तो कोई स्क्वीकिंग नॉइज़ नहीं आती। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कभी कोई गाड़ी में जंग नहीं लगता उसकी वजह से। ये WD-40, ग्रीस और कार के वैक्स और शैम्पू का जो भी खर्चा था वो एटलीस्ट 4 से 4,500 हज़ार के आसपास का था मेरे 4.5 साल की ओनरशिप में। बट इसकी वजह से गाड़ी की जो वैल्यू, मतलब सेकंड हैंड वैल्यू जो बढ़ जाती है वो एटलीस्ट 12 से 15 हज़ार बढ़ती है, क्योंकि वो दिखता है फ़र्क आपकी गाड़ी में और बाकी गाड़ियों में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, एंड 99% लोग इस चीज़ में गलती करते हैं, वो ये कि जितने भी मेटालिक पार्ट्स के डेंट्स हैं आपको वो छोटे और उससे मतलब मीडियम साइज़ के भी अगर कोई डेंट्स हैं तो वो आपको नहीं हटाने, अगर अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है। और अगर 1-2 छोटे डेंट्स या मीडियम साइज़ के भी डेंट्स हैं तो आपको उसको डेंट को नहीं बनवाना है और ना उसको रीपेंट करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके A, B और ये C पिलर में कोई भी मेटालिक पोर्शन पर डेंट है तो भूल के भी उसको मत बनवाइएगा। इसलिए क्योंकि ये आपकी गाड़ी के स्ट्रक्चरल रिजिडिटी में आता है।
और अगर इस पोर्शन पे आपने डेंट बनवाया तो वो कहीं ना कहीं टेस्ट में पकड़ा ही जाता है कि यहाँ पे गाड़ी की डेंटिंग हुई है, और वो अपनी रिपोर्ट में सीधा ये लिखते हैं कि गाड़ी की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। गाड़ी, हो सकता है कि गाड़ी रोल हुई हो या साइडवेज इम्पैक्ट आया हो, और वैसी कंडीशन में आपकी गाड़ी की वैल्यू 15 से 20% वो कम कर देते हैं। ये मैं एक फ़ोटो लगा रहा हूँ अपनी कार की। आप देख सकते हैं जो लेफ़्ट साइड का डोर है उसमें एक बहुत ही लंबा, लगभग 2 से 3 फुट लंबा डेंट है। एंड ये डेंट क्रिएट हुआ है ऑटो चलते हैं वो अपने टायर या फेंडर के आसपास ना एक प्रोटेक्शन लगाते हैं स्टील का, तो उसकी वजह से ये लंबा सा डेंट पड़ा है। बट मैंने 2 साल तक इस डेंट को कुछ भी नहीं बनवाया। मैं जानता था अगर मैं इस डेंट को बनवाऊंगा और रिपेंट करके छुपाने की कोशिश करूंगा तो ये पता लग जाएगा, इसलिए मैंने इसको एज़ इट इज़ रहने दिया। और आप राइट साइड पे ना जो टायर के पास का एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक मेजर डेंट था। अगर मैं इसको भी बनाता तो कहीं ना कहीं ये पकड़ा ही जाता, और इन दैट कंडीशन वो लिख देते कि इसमें कोई मेजर एक्सीडेंट हो रखा है। तो इस वजह से मैंने उनको नहीं बनवाया। अब जब उन्होंने सामने देखा कि ठीक है डेंट तो है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, तो वैसी कंडीशन में वो जो एग्जैक्ट रिपोर्ट होगी वही लिखेंगे। बट अगर आपने बनवा लिया तो उनको नहीं पता ना कि ये डेंट मीडियम साइज़ का था या बड़ा साइज़ का था, वो तो पूरा पैनल देखेंगे कि आपका रीपेंट हुआ पड़ा है, एंड उस कंडीशन में वो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। सो बेटर कि अगर मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ डेंट्स हैं तो आप उसको ना बनवाएं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपकी गाड़ी की दोनों कीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इन केस आपके पास सिर्फ एक की है और एक की खो चुकी है, सो उससे डिसएडवांटेज ये होगा कि जो भी ऑनलाइन पोर्टल है या डीलर है, गाड़ी, अब डीलर के केस में तो ये होता है कि वो एक ही चाबी पे गाड़ी बेच देते हैं। बट Cars24, स्पिनी और OLX ऑटोज़ का जनरल ये ट्रेंड है। मुझे उन वहाँ के टेक्नीशियंस वगैरह ने भी बताया कि वो क्या करते हैं कि गाड़ी सेल करने से पहले आपका पूरा लॉकिंग मैकेनिज़्म चेंज कराते हैं, और वो लॉक मैकेनिज़्म चेंज कराने का जितना पैसा लगता है वो पहले से ही आपकी गाड़ी की वैल्यूएशन लगाते वक्त डिडक्ट कर लेते हैं। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो लॉकिंग मैकेनिज़्म चेंज ना करवाएं और उसके पैसे ना काटें। इन दैट केस वो आपसे एक अंडरटेकिंग पे साइन करवाते हैं, वो ये कि इट्स अ जेन्युइन मिस्टेक कि आपसे गाड़ी की चाबी खो गई है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन जब तक गाड़ी उस ऑनलाइन पोर्टल के पास अवेलेबल रहेगी तब तक अगर गाड़ी से कुछ भी चोरी होता है या गाड़ी चोरी होती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, और उस कंडीशन में ये आपके लिए बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी। तो बेटर है कि आपके पास दोनों कीज़ अवेलेबल हों। एक और चीज़ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है वो है गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशंस। कई लोग इस चीज़ में काफ़ी लेथार्जिक और इर्रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और कुछ लोग काफ़ी प्रो होते हैं इस मामले में। आपको गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स सारे अपने साथ रखने हैं, एंड वो भी एक हार्ड कॉपी में। एंड गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स का मतलब यही नहीं कि आपको सिर्फ इंश्योरेंस, आरसी और पोल्यूशन रखना है अपने पास। गाड़ी के सर्विस रिकॉर्ड्स भी आपके पास सारे अवेलेबल होने चाहिए। एंड अगर आपने रिसेंटली गाड़ी की बैटरी चेंज की है उसका भी वारंटी मिलता है, और वारंटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। आप इसको इस तरीके से देखिए कि जो भी ऑनलाइन पोर्टल आपसे गाड़ी ख़रीदेगा वो कहीं बेचेगा, अगर आपके पास हार्ड एविडेंस अवेलेबल हैं जो आप उनको दे सकते हो, तो वो भी फर्दर अपने कस्टमर्स को वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता है कि मेरे गाड़ी की एकदम कंडीशन सही है और हिस्ट्री बिल्कुल क्लीन है। तो वैसी सिचुएशन में वो गाड़ी ज़्यादा सेल करेगा, और अगर आप उनको गाड़ी ज़्यादा प्राइस पे सेल करने के लिए हेल्प करोगे तो उसका भी एडवांटेज वो आपको ट्रांसफ़र करते हैं। एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार रुपये सिर्फ इसकी वजह से आपकी गाड़ी की वैल्यू बढ़ जाती है। मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास जो मैंने टायर चेंज किया था उसका मेरे पास रिसीप्ट पड़ी हुई थी, और दूसरा मैंने गाड़ी में मेरे टियागो में 4 स्पीकर्स सोनी के लगवाए थे, उसकी भी वारंटी कार्ड्स मेरे पास अभी तक पड़े हुए हैं। फाइनली लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको कहीं से भी कम मत सोचिएगा, एंड इट इज़ एक्चुअली अ हैक। दिस इज़ अगेन अ पॉइंट जहाँ पे आप इन कंपनी से और डीलर से 2 कदम आगे रह सकते हैं। वो ये कि जितनी भी आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी है, चाहे वो डीलर हो या आप इंडिविजुअल को सेल करने जा रहे हो, या आप भले
ऑनलाइन पोर्टल पे जा रहे हैं, ये सारी अपॉइंटमेंट्स आप एक ही दिन में करिए। आई नो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, काफ़ी मुश्किल होगा, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6-7 भी बज सकते हैं, बट ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। वो इसलिए क्योंकि आपको एक ही दिन में बेस्ट प्राइस जो आपकी गाड़ी का होता है वो पता लग जाता है। अब आप ये फ़र्ज़ कीजिए कि आपने Cars24 पे आपको एक 3 लाख का अमाउंट कोट हुआ है। जनरली वो आपको फ़ाइनल डिसीजन लेने के लिए 5 से 6 घंटा देते हैं। स्पिनी में ये मेरे लिए तो ये टाइम 3 से 4 घंटे था। OLX ऑटो पे ये टाइम 2 से 3 घंटे का था। तो वैसी कंडीशन में आपके पास मैक्स टू मैक्स एक ही दिन होता है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको किसको गाड़ी देनी है। सुबह 8 बजे मेरी पहली अपॉइंटमेंट थी OLX ऑटोज़ से, एंड OLX ऑटोज़ का जब मेरा अपॉइंटमेंट ख़त्म हो रहा था, या ये कहें इंस्पेक्शन ख़त्म हो रहा था, तब मेरे पास कॉल आई Cars24 पे। सो द OLX ऑटो गाइज नो कि भाई ये बंदा अब Cars24 के पास जा रहा है। एंड सेम चीज़ मेरे पास Cars24 में भी हुई। Cars24 ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया इंस्पेक्शन में, और 1.5 घंटे के बाद मेरे पास स्पिनी से कॉल आना चालू हो गया कि सर आपने 12 या 10:30 के आसपास का टाइम था, सॉरी 10:30 बजे आपको आना था, आप अभी तक आए नहीं हो, फलाना जगह पे आना है। तो Cars24 वाले को पता था कि अब ये स्पिनी पे जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम मेरे पास OLX ऑटो से भी कॉल आने लग गया था कि सर आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन हो गया है, हम आपको ये वैल्यू कोट कर रहे हैं। और ये सारी बात एक्सेप्ट प्राइस, ये मैं उनके सामने Cars24 के ऑफिस में बैठ के डिस्कस कर रहा था, एंड दे वर लिसनिंग कि ये भाई OLX पे तो इसकी प्राइस डिसाइड हो चुकी है, स्पिनी से इसको कॉल आ रहे हैं, और अभी Cars24 पे हमारे पास बैठा हुआ है। तो दे न्यू कि आज तो ये गाड़ी सेल करके ही मानेगा। एंड इन सब प्रोसीजर में हुआ ये कि मुझे स्पिनी तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे Cars24 पे ही बेस्ट ऑफ़र मिल गया था मेरे को।